गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। हम भी बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और हम ऐसे स्वस्थ रहें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास कहाँ से आरंभ कर रहे हैं? हमारा पार्ट 5, आओ बच्चों नाव चलाएं। इसके पहले वाली क्लास में बेटा हम लोगों ने इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न पूर्ण किए थे और आज हम अब अपना जो HW से CW का वर्ग है वो आरंभ करने वाले हैं। हमने आपको कुछ कार्य दिया था जो आप लोगों को CW में करना था। अब हमारा जो H वर्ग है वो हम यहाँ करेंगे। तो मैं पहले ही क्लियर आप लोग को इंस्ट्रक्शन लिख दे रही हूँ कि आज का सारा कार्य जो है बेटा वो हम लोग इसमें करेंगे। राइट इन ओनली CW नोटबुक, यानी कि हम अपना आज का सारा कार्य अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने वाले हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम ये काम कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम अपना जो क्लास वर्क वाला कार्य होता है उसमें कुछ श्रुत लेख के शब्द, अपने कुछ शब्दार्थ करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर को आरंभ करते हैं। तो हम आज का अपना कार्य जो है वो श्रुत लेख शब्दों से आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपना कार्य स्वच्छ, सुंदर और आप उसको दोबारा पढ़ सके ऐसे अक्षरों में आरंभ कीजिएगा। फर्स्ट वाला जो है हमारा वो है श्रुत लेख शब्द बेटा। ठीक है, और इन शब्दों को मैं पुनः दोहरा रही हूँ क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक एक बार लिखकर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बाकायदा इस तरह से 2 रेखाएं खींचनी है अपने पेज में। एक बार आप हमारे साथ उन शब्दों को लिखेंगे और बाकी के 2 बार आप लोग उन शब्दों को घर पे अपने मन से या खुद से लिखेंगे। ठीक है, ताकि उन शब्दों को पढ़ने की और उनका जो उच्चारण है वह शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द क्या है? वर्षा। वर्षा। ठीक है, दूसरा हमारा शब्द है मांग। बोला था ना भैया जी से मांग के कागज, वो वाला मांग। तीसरा वाला हमारा शब्द है तलैया। तलैया। ठीक है, फिर हमारा अगला वाला शब्द है कृषक। री की मात्रा है ऋषि की, तो कृषक। अगला शब्द है मिट्टी। मिट्टी। ठीक है, ये हमारे हुए कौन से शब्द? श्रुत लेख वाले शब्द हैं बेटा, जिन्हें हमें सुनकर लिखना है। लेकिन सुनकर लिखना, चूंकि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में हैं, तो इन शब्दों को आप घर पे 2-2 बार और लिखेंगे और फिर तीसरी बार आप अपने कोई भी जो घर में बड़े हों, पेरेंट्स हों, उनसे कहिए कि वो आपको बोले और आप उसको सुनकर लिखें, ताकि आपने जो अभ्यास किया है वो अभ्यास कैसा हो, पूर्ण हो जाए। आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो सही हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम लिखते हैं अपना शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन सबको पता है कि कोई भी कार्य जब खत्म होता है तो हम वहाँ नीचे ऐसे रेखा खींच देते हैं। उससे क्या होता है, वह कार्य वहीं पर समाप्त हो जाता है और हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि अब वहां से अगला वाला अभ्यास प्रश्न आरंभ हो रहा है। तो सेकंड वाला हम क्या लिखेंगे? शब्दार्थ लेखन। देखिए बेटा, बहुत ही क्लियरली हम राइट करते हैं, इतना ही क्लियरली आपको भी राइट करना है। शब्दों के बीच में, वर्णों के बीच में आपको बराबर दूरी रखना होगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों हमने आप लोगों की कॉपियाँ चेक की हैं। कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने कार्य को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, वो उसको सिर्फ टाल रहे हैं। ये सही बात नहीं है बेटा।
अगर हम लेखन का कार्य कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुंदर तरीके से भी तो कर सकते हैं, है ना। करना तो है। जिस तरह आप खाना खाने बैठते हैं तो आप खाना खा तो रहे ना, तो आप उसको प्रॉपरली एक एक बाइट को तोड़कर चबा चबा कर खाएंगे, तब भी वो खाना आपके पेट में जाना है। और यदि आप उस पूरे खाने को उठाकर एक साथ ठूस लेंगे तब भी उस खाने जाएगा तो पेट में ही। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर आप उसको प्रॉपरली चबा चबा कर खाते हो, धीरे धीरे एक एक बाइट को लेकर खाते हो, तो आपको उस खाने का एक तो स्वाद पता चलेगा, दूसरा वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तीसरा उस खाने से मिलने वाली सारी पौष्टिकता आपको मिलेगी। और यदि आप सारा एक साथ ठूस लेते हो, कुछ भी डाल लिया, बस इकट्ठा करा, और तो आपने क्या खाया आपको यही नहीं पता चलता है कि आज कौन सी सब्जी बनी थी। दूसरा, हमने ठूस लिया है, अब उसको निगलने में दिक्कत आती है, कई बार हमारी आहार नली में फंस जाता है। और तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत, वो पेट में ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता। हमारा जो पेट के आते होती हैं, है ना, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और फिर हम कहते हैं मम्मी पेट दुख रहा है। खाया तो हमने नॉर्मल खाना था जो पूरे घर के लोगों ने खाया, तो फिर आप ही का पेट क्यों दुख रहा है? आपने उसको ठीक से चबाया नहीं, बड़े बड़े उसके टुकड़े आपके पेट में चले गए हैं। अब आपके पेट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो आपका पेट दर्द हो रहा है। तो अगर हम काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना 2 मिनट और ज़्यादा समय लें और उसको थोड़ा अच्छा ही कर लें, ताकि बाद में दोबारा कभी भी हमको उस काम को देखने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चाहे जैसी वाली राइटिंग चला ली है वो ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिए दिन पे दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही कार्य आपको अभी अगले काफ़ी समय तक पढ़ना है और रखना है, तो क्यों ना उसको थोड़े से व्यवस्थित ढंग से ही किया जाए। शब्दार्थ लेखन में देखिए बेटा, पहला शब्द है मेघ। मेघ यानी बादल, वो जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं ना, सुंदर सुंदर काले सफेद नीले कुछ, वो क्या है? बादल हैं। बादल को ही हम लोग मेघ भी कहते हैं। सेकंड है हमारा कृषक। कृषक, मैंने उस दिन में समझाया था, कृषक का मतलब होता है किसान, है ना, जो खेतों में काम करता है। वास्तव में खेती को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है बेटा कृषि। कृषि यानी खेती, और कृषि करने वाला कृषक होता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा बेजार। बेजार, उफ, मैं अपने काम से बेजार हो चुका हूं। बेजार यानी बेसहारा या नापसंद, है ना। अगला शब्द है हमारा भूख डर। भूख डर, दोनों शब्द बहुत ज्यादा विपरीत हैं एक दूसरे से। अगर उनको हम अलग कर दे तो उनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन या मैचिंग नहीं है, लेकिन चूंकि इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है, यानी कि ये किसी कारक के स्थान पर है। अगर इनके दो शब्दों के बीच में मैं कोई कारक लगा दूं तो इनका अपना एक निश्चित अर्थ निकलता है। भूख से मरने का डर, उसे कहते हैं भूख डर। भूख से मरने का डर क्या कहते हैं? और अंतिम है लू। लू कौन से मौसम में चलती है? सबको पता है, अभी वर्षा ऋतु में चल रही है क्या लू बाहर? नहीं, अभी तो पानी भरी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। तो लू का मतलब होता है तेज गर्मी से, तेज गर्मी से भरी धूप। भरी धूप, ठीक है, सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्रत्येक एक्सरसाइज को खत्म होने के बाद में हम क्या करते हैं? नीचे बाकायदा दो सुंदर सी रेखाएं खींचते हैं, जिससे कि टीचर को पता चल जाए कि आपका ये वाला अभ्यास प्रश्न यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अपने पाठ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लेखन कार्य जो है वो होता है प्रश्नोत्तर, वो आरंभ कर रहे हैं।
तो फटाफट से आप इन प्रश्नोत्तरों को, शब्दार्थ को देख लीजिए ताकि हम इन्हें बोर्ड पर से हटा दें बेटा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य को लिखने से पहले या शुरू करने से पहले हेडिंग डालने से ये फायदा होता है कि हमें अच्छे से पता चल जाता है कि नीचे हमने कौन सा अभ्यास कार्य किया हुआ है। तो बेटा हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। बिना शीर्षक के तो कोई पाठ नहीं होता है, ऐसे ही बिना शीर्षक के कोई भी लेखन कार्य नहीं आरंभ होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, अब हम यहां से अपना पहला प्रश्न आरंभ कर रहे हैं। क नंबर, व्यवस्थित रेखा आपके पास डली हुई है पेज पर। पहला प्रश्न, वर्षा के आने से पहले, वर्षा के आने से पहले कैसा मौसम था? कैसा मौसम था, है ना? यही प्रश्न है हमारा। प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिए। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। अब हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? पाठ के अकॉर्डिंग हमने पाठ में जो कविता में पढ़ा था कि वर्षा के आने से पहले, आने से पहले कौन सा था? गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था, पूर्ण विराम। चूंकि ये एक सामान्य वाक्य है ना, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार हम बोलकर लिख रहे हैं, आप सभी घर पर हैं, लेकिन प्रश्न या उत्तर जब भी आप कोई वाक्य लिखेंगे बेटा तो उसे साथ में पढ़ते और दोहराते जाएंगे ताकि आपका उच्चारण और आपका लेखन दोनों एक समान हो। कई बार ऐसा होता है बेटा, हम देखकर कोई चीज़ लिखते हैं और देखने में अगर गलती हो जाती है तो कोई नीचे का शब्द हम दोबारा लिख लेते हैं, कोई सा शब्द ऊपर का हम दोबारा लिख लेते हैं। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन कहीं का उतार लेते हैं और आंसर कोई सा लिख लेते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग उसको लिखते समय पढ़ते नहीं हैं। हम जब लेखन के साथ में पढ़ते भी हैं तो हमें अपने आप अपनी गलती पता चल जाती है। अरे मैंने प्रश्न तो ये वाला लिखा और उत्तर जो मैं लिख रहा हूँ वो इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कोई भी शब्द मेरे इस उत्तर वाले वाक्य में आ ही नहीं रहा है। तो हमें वो गलती पकड़ में आ जाती है। इसलिए जब भी आप लिखें तो उन शब्दों को साथ में बोलते जाएं। अब हम प्रश्न नंबर ख स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर ख है, मिट्टी पानी से, मिट्टी पानी से कीचड़। सही बात है, मिट्टी और पानी दोनों को मिलाकर देखो तो क्या बनता है? कीचड़ बनने पर क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलेंगे? मैम यहाँ से मतलब गंदगी हो जाएगी। रोड पर जब मिट्टी गिरी होती है बहुत बारीक से, वर्षा ऋतु आती है, पानी गिरता है, पूरा कीचड़ हो जाता है, कितनी गंदगी हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर सड़क ना हो, कोई खेत है, खलियान है, जंगल है, बगीचा है,
जहाँ सिर्फ मिट्टी ही होती है, वहाँ जब पानी गिरता है और वहाँ पर जब कीचड़ बनता है तब वहाँ गंदगी नहीं होती बेटा, वहाँ पर एक नए पौधे का जन्म होता है। वहाँ जो बीज डाले गए हैं, खेतों में जो बीज डाले गए हैं, पौधे लगाने के लिए बगीचे में जो बीज डाले गए हैं, उनमें अंकुरण होता है ना। चलिए, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? उत्तर मिट्टी, पानी से कीचड़ बनने पर जंगल, उपवन, उपवन यानी बगीचे, है ना। कुछ जो हमने खुद लगाए होते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में, हमारे घर या कॉलोनी के आसपास जो हम बनाते हैं बीच में। लेकिन कुछ बगीचे ऐसे होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं और फिर उनको हम उसका आकार देते हैं बेटा। तो वहां पर क्या होता है? बीज उगने लगते हैं, में बीज उगने लग जाएंगे। कर दो बात, पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये हमारे 2 प्रश्न हुए हैं। अगला प्रश्न हम इस ओर लिख रहे हैं और शब्दार्थ लेखन यहां से हटा रहे हैं बेटा। भले ही आप थोड़ा धीरे लिखें, लेकिन सही लिखें और सुंदर लिखें। ये मैं पुनः पुनः आपसे कह रही हूँ। कुछ बच्चे अभी बहुत गंदा वर्क करके दिए हैं, बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं लगा है। और जब हमें नहीं लगा तो बहुत सीधी सी बात है, आप लोग को भी वो अच्छा नहीं लगा होगा ना, जबकि आपको हमने अच्छी राइटिंग लिखना सिखाया है। तो कोशिश कीजिए बेटा, दिन पे दिन आप सुंदर लेखन करें। प्रश्न नंबर ग, चलिए प्रश्न नंबर ग, कवि कौन सा गीत गाने के लिए कह रहे हैं और क्यों? और क्यों? 2 प्रश्न है बेटा एक ही प्रश्न में। चलिए, तो इसके उत्तर को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले हम आधे भाग का जवाब लिखेंगे, फिर हम दूसरे वाले भाग का उत्तर लिखेंगे। कवि मेघ गीत गाने के लिए कह रहे हैं। सेकंड, क्यों? कोई बता सकता है हमें कि वो मेघ गीत गाने के लिए क्यों कह रहे हैं? किसी को तो पता होगा ना, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो उसमें हम मेघ गीत क्यों गाएंगे? क्योंकि मेघ आने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है ना। क्योंकि मेघ गीत हमें खुशी देता है। ठीक है, इसके कई अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं बेटा, क्योंकि ये मेघों के छाने पर ही मेघ गीत गाया जाता है ना। या फिर ये भी है कि वर्षा ऋतु आने पर ही मेघ गीत गाया जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे सरल यही है कि मेघ गीत हमें खुशी देता है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा, वर्षा के आने से, वर्षा के आने से कौन नाचने लगे? कौन नाचने लगे और क्यों? फिर से दो प्रश्न एक ही प्रश्न में, और क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह, चलिए बेटा उत्तर। वर्षा के आने से कौन नाच रहे थे? कृषक नाचने लगे। कृषक नाचने लगे क्योंकि वर्षा आने पर, वर्षा आने पर क्या होता है? उनका भूख डर भाग जाता है ना? भूख डर भाग जाता है। ठीक है, ये हुआ प्रश्न नंबर 4। आप सभी लोग एक बार इन प्रश्नोत्तर को ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान पूर्वक लिखेंगे। हम इसके अगले प्रश्न वापस से इस तरफ लिख रहे हैं। काले बादल कैसा जल ला रहे हैं? अंग वाला प्रश्न। काले बादल कैसा जल ला रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे सरल वाला प्रश्न सभी को पता है। काले बादल, कोई बताएगा कैसा जल ला रहे हैं? खट्टा, मीठा, तीखा, कोई तो बता सकता है। हमने कहा था सबसे शुद्ध होता है, तो काले बादल मीठा जल ला रहे हैं। पूर्ण विराम, चूंकि ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, कविता में किस मौसम का वर्णन है? चूंकि ये हमारे मौखिक का है। कविता में किस मौसम का वर्णन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, कविता में वर्षा ऋतु या वर्षा के मौसम का वर्णन है। पूर्ण विराम। बहुत छोटे छोटे और सरल से प्रश्न है बेटा। अगर हमने कविता को अच्छे से समझा है तो हमारे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना आसान होता है। अंतिम प्रश्न, लू किससे डर गई? लू किससे डर गई? उत्तर, लू किससे डर गई थी? वर्षा से डर गई। वर्षा से डर गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, वर्षा से कहां कहां पानी भर गया?
वर्षा से कहाँ कहाँ पानी भर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखिए। वर्षा से ताल तलैया में पानी भर गया। पूर्ण विराम। चलिए, तो इस प्रकार आज हमारा प्रश्न उत्तर लेखन का कार्य हमने यहाँ पर समाप्त किया है। सभी बच्चे पढ़कर ध्यानपूर्वक इस कार्य को करेंगे। किसी भी वाक्य या प्रश्न उत्तर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, और आसानी के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने कार्य को शीघ्रता से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये काम आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में अपने हिंदी व्याकरण के साथ में फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।